Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 3, continuation of alternating current chapter. Today we are going to discuss about numerical based on those formula which we have discussed up till now. तो मैं formulas को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ. ये I is equal to I naught sin omega t होता है जहाँ पे I is called the instantaneous current, E is equal to E naught sin omega t जहाँ पे E होता है instantaneous EMF. ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ और चीजें होती हैं जैसे कि अभी आई नॉट और अगर आप ये मैक्सिमम ये आई नॉट को अगर आप √2 से डिवाइड कर देते हो तो ये वैल्यू हो जाता है आई आर एम एस. क्लियर. सिमिलरली अगर आप ई नॉट को √2 से डिवाइड कर देते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएगा ई आर एम एस. ये हो गया आर एम एस करंट और आर एम एस ई एम एफ. ठीक है. सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे लिया है ई एवरेज की वैल्यू भी होती है एवरेज ई एम एफ. उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज ई एम एफ का. So average EMF का फॉर्मूला होगा 2E naught upon pi और you can say multiply 0.637 with what E naught. Similarly अगर आपको I average की वैल्यू भी लेनी है तो that also you can find out, जिसमें आपको क्या करना है ये 2I naught upon pi हो जाएगा और this value can be 0.637 multiply with I naught. ठीक है. अब ना कुछ चीजों पे ना मुझे emphasize करने की जरूरत लग रही है. That is like कि अगर मैं ना RMS वैल्यू बोलता हूं RMS, ठीक है, तो जैसा भी मैंने यहां पे लिखा फॉर एग्जांपल मैंने लिया आई आर एम एस, तो आई आर एम एस हो सकता है या ये आई अप्लाइड हो सकता है या इसको आई इफेक्टिव भी बोल सकते हैं हम. ठीक है, इसमें से कोई भी टर्म हो. ठीक है, या आप इसको आप आई वर्चुअल भी बोल सकते हो. इसका मतलब ये टर्म्स है. सो अगर क्वेश्चन में आपको दिखा कि अप्लाइड ईएमएफ अप्लाइड दिस करंट और क्वेश्चन में बोला है कि आरएमएस करंट आरएमएस ईएमएफ या तो बोला इफेक्टिव करंट इफेक्टिव ईएमएस इफेक्टिव ईएमएफ या वर्चुअल करंट और वर्चुअल ईएमएफ बोला है तो मतलब दे आर रिप्रेजेंटिंग सेम क्वांटिटी. ठीक है. अब उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो हो गया ना पीक के लिए आप कंसीडर कर लो. तो जैसे आई नॉट है तो आई नॉट को हम क्या क्या ले सकते हैं. आई नॉट को आप पीक करंट ले सकते हो, इसको आई मैक्सिमम करंट भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है, और इसको हम आई एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं. समझ में आ रहा है. तो इनमें से कोई भी टर्म होगा तो आपको समझ लेना है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द एम्पलीट्यूड वैल्यू या मैक्सिमम करंट या पीक करंट के बारे में या पीक ईएमएफ के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये टर्म्स है जिससे ना हमें समझने में हेल्प मिलता है. अच्छा, एक और पॉइंट है जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि जब हम आरएमएस लेते हैं ना आरएमएस इज ओनली फॉर एसी, ओनली फॉर एसी, मतलब ये सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेट सप्लाई के लिए एप्लीकेबल है. तो अब आपको ना क्वेश्चन में अगर उन्होंने मेंशन किया है, समझो ना ईएमएफ का वैल्यू दिया और फ्रीक्वेंसी के बारे में मेंशन किया, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया इन्होंने या ऑल्टरनेट करंट के बारे में मेंशन किया होगा, तो आपको समझ लेना है दे आर टॉकिंग अबाउट द आरएमएस वैल्यू. सो अभी मैंने एक क्वेश्चन बनाया है. इस क्वेश्चन पे क्या है कि हम ना सारे जितने भी टाइप के पॉसिबिलिटी है सब हम डिस्कस कर लेंगे. तो आवर टास्क इज टू अंडरस्टैंड द ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, है ना, कि कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स इसमें पॉसिबल है. तो जो पहला क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के हिसाब से हम देख लेते हैं. देखो सबसे पहले जो पॉइंट है हमें यही समझना है कि अगर पावर सप्लाई का वैल्यू दिया मतलब ईएमएफ दिया और करंट दिया है, देखो मैं ना इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं आरएमएस वैल्यू पे क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना डीसी के फॉर्म में भी चीजें होती है. तो डीसी के फॉर्म में अगर होगा तो उस टाइम पे सिनेरियो थोड़ा सा बदल जाता है. क्यों बदल जाता है उन पॉइंट्स को हम समझेंगे. बट राइट नाउ यू अंडरस्टैंड अगर फ्रीक्वेंसी के साथ में वैल्यू दे दिया है लाइक ना जैसे ना 220 वोल्ट और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दिया तो समझ लेना कि ये आरएमएस की वैल्यू होगी. यानी कि इन्होंने एसी सोर्स मेंशन कर दिया तो भी आपको समझ लेना कि वो आरएमएस की वैल्यू होगी. ठीक है. सो क्वेश्चन में क्या दिया है और रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, तो मतलब जो गिवन में है हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है इसका वैल्यू 40 ओम. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या दिया है कनेक्टेड टू एसी सोर्स और 220 वोल्ट. एसी सोर्स को कनेक्टेड है तो हमने क्या लिया वो वोल्ट है ना, तो मतलब वो ईएमएफ की वैल्यू है तो उसको हमने लिया ई आरएमएस. फ्रीक्वेंसी दिया है या एसी सोर्स बोला इसलिए मैंने आरएमएस ले लिया. फिर उन्होंने क्या बोला फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है ना, उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. फाइंड द आरएमएस ईएमएफ. आरएमएस ईएमएफ फाइंड आउट करना है जो आपने ऑलरेडी निकाल लिया है. ठीक है. तो लेकिन फिर भी क्या है हम ना प्रॉपर टर्म में चले जाते हैं. तो ई आरएमएस का वैल्यू कितना होगा 220 वोल्ट होगा. पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा. सेकंड क्वेश्चन क्या है आरएमएस करंट निकालना है आपको. तो आरएमएस करंट निकालना है तो सिर्फ जो भी है अपना रेगुलर रूटीन वाला अगर I इज इक्वल टू E अपॉन R होता है तो वैसे I RMS इज इक्वल टू होगा E RMS अपॉन रेजिस्टेंस R. तो E RMS की वैल्यू कितनी है E RMS की वैल्यू है 220, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 40 है, तो कैंसिलेशन का कितना होगा 5.5 एम्पियर. ठीक है. तो आपको E RMS का वैल्यू मिलेगा I RMS का वैल्यू मिलेगा. तो वी गॉट आंसर फॉर दीज टू क्वेश्चंस. अब अगला क्वेश्चन क्या है पीक ईएमएफ एंड पीक करंट.
तो पीक ईएमएफ एंड पीक करंट का क्या क्राइटेरिया है, अब हमको ना ईआरएमएस और आईआरएमएस वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो जो है ईआरएमएस, अब मैंने थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, पहले ईआरएमएस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो ईआरएमएस का फॉर्मूला हमारे पास पीक ईएमएफ अपॉन √2। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पीक ईएमएफ की वैल्यू होगी वो क्या होगा, ईआरएमएस इंटू √2। ठीक है, अब इसके साथ साथ में हम कुछ चीजें और भी अंडरस्टैंड करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ईआरएमएस का वैल्यू कितना है, 220 वोल्ट है, और ये √2 का वैल्यू कितना हो गया, ये है 1.414 है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा 311.08। ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज होगा वो मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है कि जो हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए हम 220 वोल्ट यूज करते हैं, इंडियन सिस्टम में डोमेस्टिक पर्पज हम 220 जनरली हम 220 वोल्ट यूज करते हैं डोमेस्टिक हाउस होल्ड सर्किट्स के लिए। और 50 हर्ट्ज है ना वो फ्रीक्वेंसी है विच इज यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में इतनी फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि ये हो गया 1 साइकिल, समझ आ रहा है। तो लाइक दिस इन 1 सेकंड में 50 साइकिल विल पास, 1 सेकंड में 50 साइकिल्स पास हो जाएंगे ऐसे। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग सप्लाई इंडिया में। अलग अलग कंट्री में इनकी वैल्यूज वैल्यू होती रहती है, बट इंडियन सिस्टम के लिए 50 हर्ट्ज लेना हमको, समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या होगा कि हमने क्या किया यहाँ पे, तो अब समझ वाली पॉइंट क्या आती है कि जब हम ना डीसी अप्लाई करते हैं, मान लो डीसी अगर आपने अप्लाई किया होगा, डीसी आपने कितना अप्लाई किया होगा, मान लो 220 वोल्ट आपने डीसी अप्लाई किया होगा, तो जो सर्किट में आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ये वो भी 220 वोल्ट ही होता। अगर आपने डीसी में 220 वोल्ट अप्लाई किया होता और एक्सपीरियंस भी कर रहे होते तो 220 वोल्ट ही होता। बट यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि अगर आप सर्किट में ना ईआरएमएस अगर आप अप्लाई किया, मतलब जो आपने ईएमएफ अप्लाई किया उसके बजाय आप 311.08 वोल्ट आप एक्सपीरियंस करोगे, है ना। मैक्सिमम ईएमएफ ये होगा, मतलब आपने 200 दिया है, 220 वोल्ट दिया है, लेकिन 311 तक आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। मतलब हो सकता है ना, आई एम नॉट सेइंग कि 311 आपको कंटिन्यूसली मिलेगा, है ना। 311 कभी तो आप एक्सपीरियंस करोगे, समझ आ रहा है ना। एट द पीक वैल्यू पे आपको मिलेगा, पीक वैल्यू पे मिलेगा, बट यू विल एक्सपीरियंस 311। तो हमको ये मान के चलना है कि अगर आपने 220 वोल्ट अप्लाई किया तो मैक्सिमम आपको कितना ईएमएफ एक्सपीरियंस होगा, 311 वोल्ट का ईएमएफ एक्सपीरियंस होगा। तो मैं 311 वोल्ट तक ही लूंगा, नॉट मोर देन दैट। मैं 0.8 को मैं इग्नोर कर देता हूं, ठीक है। एंड अब हमें क्या करना है, आईआरएमएस के हिसाब से, तो देखो ये ईआरएमएस को ई नॉट अपॉन √2 है, तो वैसे आईआरएमएस को आई नॉट अपॉन √2, वहां पे फॉर्मूला लिखा मैंने, है ना। तो आई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई नॉट का वैल्यू हो जाएगा आईआरएमएस इंटू क्या होगा, ये √2 हो गया। तो अब अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा ये वैल्यू, ये आईआरएमएस का वैल्यू क्या है, 5.5 है ना। आईआरएमएस का वैल्यू 5.5 है, कहां पे मैं यहां पे निकाला था। और √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 होता है। तो ये पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 7.777 आएगा। तो इसको आप अप्रोक्स कर लो तो क्या होगा, 7.8 एम्पियर करंट होगा, ये होगा मैक्सिमम करंट। तो अब आप देखो ना, आरएमएस ईएमएफ की वजह से आपको आरएमएस करंट कितना 5.5 मिल रहा है, बट ना वो मैक्सिमम कितना करंट एक्सपीरियंस कर सकता है, सर्किट आप कर सकते हो 7.8 एम्पियर तक कर सकते हो। ये अप्लाइड है, मतलब ये सर्किट में हमने 5.5 एम्पियर करंट अप्लाई किया है, बट मैक्सिमम इतना करंट फ्लो हो सकता है सर्किट में। सो वी गॉट द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन आल्सो। अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन को करने से पहले एक सबसे सिंपल सी बात होती है कि अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो आई नीड टू नो ना आई नॉट पता होना चाहिए, साइन ओमेगा टी। तो मेरे पास ना आई नॉट का वैल्यू है, हाँ, बट ओमेगा का वैल्यू नहीं है मेरे पास, ई नॉट का वैल्यू बट ओमेगा का वैल्यू नहीं। तो पहला टास्क तो यही है, ओमेगा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा होता है 2πf, है ना। एफ यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है इस केस में, 50 हर्ट्ज है। तो हमने क्या करना है इसमें, ये 2 हो गया, पाई का वैल्यू कितना होगा 3.14 हो गया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हो गई। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 50 इंटू 2 कितना होगा 100, 100 इंटू 3.14 क्या होगा 314। ये क्या होगा, ये ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा का यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का इक्वेशन लिखना है, इंस्टेंटेनियस करंट का लिखना है। तो पहले मैं जनरल इक्वेशन टाइप में लिख लेता हूं। तो ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का फॉर्मूला E is equal to E naught sin omega t is equal to what's the value for E naught? E naught का वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। देखो ये ना मैंने सारी चीजें एक जगह पे कलेक्ट करके बताई है, बट आपको एग्जाम में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पूछेगा, यू शुड बी वेरी केयरफुल इन सच केस। तो E naught का वैल्यू 311 होगा, तो ये हो गया 311 और ये होगा साइन हो गया। एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू होगा 314 t, करेक्ट। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का इक्वेशन। एक्चुअली में जो लास्ट वाला पार्ट है ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का इक्वेशन हो गया। अब इंस्टेंटेनियस करंट का क्या इक्वेशन होगा, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, करेक्ट। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, आई नॉट का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू वो मैंने ले लिया यहाँ पे। तो क्या होगा 7.8 हो गया
ये क्या होगा साइन हो गया एंड ओमेगा का वैल्यू हाउ मच 314 टी। तो ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया हमको। सो अभी हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिफ्थ वन। इसमें क्या है, टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। मतलब करंट की वैल्यू ना मैक्सिमम करंट से कहां चेंज हो रहा है, आरएमएस वैल्यू में चेंज हो रहा है। समझने वाली बात क्या है कि देखो जो आई का वैल्यू कहां है, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम मतलब आई नॉट का वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया है ना। जो आई का वैल्यू ये मैक्सिमम यहां से चेंज हो, जब आई का वैल्यू आई नॉट से कहां पे चेंज हो रहा है, आरएमएस वैल्यू है ना, ये चेंज हो रहा है आई आरएमएस वैल्यू। तो आई आरएमएस वैल्यू क्या होता है, ये होता है आई नॉट अपॉन रूट टू, इस वैल्यू पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को ना हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देखिए। तो जनरली क्वेश्चन क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, करेक्ट। अभी क्या बोल रहे हैं कि जब आई का वैल्यू आई नॉट होगा, मतलब जब मैक्सिमम करंट होगा, तब टाइम की वैल्यू आप t1 ले लो, है ना। तो अगर आपको मेंशन करना है तो आप मेंशन कर लो ना, व्हेन आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, t इज इक्वल टू क्या हो गया, t1 हो गया। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई नॉट है ना, आई की जगह हमने आई नॉट रख दिया, फिर ये आई नॉट पहले से था, ये साइन है, ये ओमेगा है, एट प्लेस ऑफ t वी आर गोइंग टू पुट t1, सो दिस आई नॉट विल गेट कैंसिल, देन इज इक्वल टू, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया साइन ओमेगा t1। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हिच वैल्यू ऑफ साइन इज 1, तो साइन पाई बाय 2 ना, साइन 90 का वैल्यू, तो ये हो गया साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो गया साइन ओमेगा t1, एंड अकॉर्डिंगली इफ यू गो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा t1 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाय 2 के इक्वल हो गया। इसका क्लियर, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 ले लो साइड वाइज, ठीक है। अब इसके बाद में ना दूसरा कंडीशन लेना आई आर में। देखो इसमें अगर आप शॉर्टकट भी कर सकते हो तो दैट्स नॉट अ इशू, भी ये आई नॉट है, तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर आपने ना ये पॉइंट पे भी लिख लिया तो भी चलेगा, इसके सारे स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैं अभी दिखा रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमें ना कैसे वैल्यूज मिलते हैं। तो अब मैं सेकंड कंडीशन पे आ जाता हूं। सेकंड कंडीशन क्या हो गया कि व्हेन आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि करंट की वैल्यू ना, देखो ये जो आई की वैल्यू है आई नॉट पे पहुंचा, फिर क्या बोल रहे हैं जो आई का वैल्यू ना वो आरएमएस वैल्यू पे पहुंचा, आरएमएस वैल्यू का आई नॉट अपॉन रूट टू। उन्होंने कोड दिया है या उन्होंने इतना हिंट दिया है आपको कि मतलब करंट की वैल्यू कितना हो गया है, तो आई नॉट अपॉन रूट टू हो गया, तो व्हेन आई का वैल्यू आई नॉट अपॉन रूट टू हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे टी की वैल्यू को हमने क्या ले लिया, t2 ले लिया है ना, टाइम टेकन इज t2। तो अब उसके हिसाब से अगर आप प्रोसीड करते हो तो क्या होगा, देयरफॉर आई नॉट अपॉन रूट टू। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा लॉजिकली हमको नॉर्मल सिनारियो से भी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आई नॉट कैंसिल हो गया, तो अब क्या हो गया हमारे पास 1 अपॉन रूट टू इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया साइन ओमेगा t2, साइन ओमेगा t2, ठीक है ना। अब ना क्वेश्चन ये है कि ये 1 अपॉन रूट टू किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन रूट टू इज वैल्यू ऑफ व्हाट एंगल, साइन का। तो देखो अब आपको ना इतना तो पता होगा कि 1 अपॉन रूट टू साइन 45 का वैल्यू होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट टू, साइन 45 का मतलब होगा पाई बाय 4, ठीक है। लेकिन ना ये काम नहीं करेगा, साइन 45 हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आप क्वेश्चन के हिसाब से आप ध्यान से देखो, इन्होंने क्या बोला, ये क्वेश्चन ऐसे लेगा आपने, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है ना ये 0 होता है, ठीक है, ये एंगल क्या है, ये 90 होता है, ये जो वैल्यू होती है ये होता है 180, करेक्ट, और ये जो एंगल होता है ये होता है 270, ऐसे करके आप कंसीडर कर लो। तो अब ये क्या बोल रहे हैं ना, मैक्सिमम करंट है ना, मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट कहां पे होगा, देखो अब वो ग्राफ के हिसाब से अगर आप देखो तो ये जैसे जनरली ये अगर मैं चलेगा तो ये हो गया आपका मैक्सिमम करंट, ये हो गया आई नॉट, तो ये मैक्सिमम करंट तब यहाँ पे t1 पे था। मैक्सिमम करंट के बाद यहाँ पे लिखा है ना, टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। अगर मान लो ना इन्होंने बोला था आरएमएस वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं समझ लेता था कि ये वाले एंगल से यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन इन्होंने ऐसा बोला, मतलब ये एंगल से यहाँ पे आया हुआ है, समझ आ रहा है, मतलब 90 प्लस समथिंग, सो द वैल्यू हैज टू बी मोर देन यू कैन से 90। अब ये वैल्यू 90 से ज्यादा होगा, तो 90 से ज्यादा वो कौन से एंगल के लिए होगा जिसके लिए आपको ये क्राइटेरिया। तो एक ना फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऐसा है कि ना देखो अब ना अगर साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा, समझ में आ रहा है। तो अब अगर मान लो कि ये वैल्यू हमने डिसाइड कर लिया, ये वैल्यू मेरा कितना होना चाहिए, साइन 45 होना चाहिए, तो अब ये वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा, दिस आई विल गेट ना 45 को मैंने 45 रखा, 180 की जगह मैंने 180 रख दिया, करेक्ट ना, मतलब तो वही रहेगा ना, जो साइन 45 का वैल्यू मिलेगा मुझे वही वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, बराबर। बट इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा ये वैल्यू, हाउ मच विल यू गेट, ये वैल्यू आपको देगा 135, करेक्ट ना, ये हो गया 135।
तो 135 एंगल को अगर समझना है तो आई विल अंडरस्टैंड, आई विल ब्रेक इट इन टर्म्स ऑफ 90 के टर्म में। तो ये होगा 90 प्लस क्या हो गया 45 मिला के क्या होता है 135 होता है, करेक्ट ना। 90 प्लस 45 मिला के होता है 135। तो व्हाट विल आई राइट, तो मैं यहां पे ऐसे होगा, ये एक्चुअली होगा साइन 135, एंगल का वैल्यू भी कितना होगा 1/√2 होगा। ये आपको ना ट्रिग्नोमेट्री के टर्म से है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए, बट जस्ट आई टोल्ड यू हाउ डू वी गेट दैट वैल्यू। तो ये साइन हो गया, तो मतलब वो क्या होगा, साइन का वैल्यू होगा 90 प्लस π/4, एक्चुअल में 135 है, उसको मैंने ब्रेक कर दिया अंदर ही, इज इक्वल टू क्या होगा ये साइन ओमेगा t2 हो गया, करेक्ट। ठीक है, तो ये साइन और ये वैल्यूज को आप इक्वेट करोगे तो क्या होगा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू ओमेगा t2। तो ओमेगा t2 का वैल्यू क्या मिला आपको, ओमेगा t2 इज इक्वल टू π/2 प्लस π/4। ये किसकी वैल्यू हो गई, दिस इज द वैल्यू फॉर इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, मतलब टाइम चेंज की वैल्यू निकालनी है। तो ये फाइनल टाइम वो इनिशियल टाइम, तो आप क्या करना, इक्वेशन नंबर 2 को आप माइनस करोगे किसे, इक्वेशन 1 से। तो व्हाट डू वी गेट, आपको मिलेगा ओमेगा t2 माइनस क्या मिलेगा ओमेगा t1 इज इक्वल टू ये वैल्यू क्या होगा, ये होगा π/2 प्लस π/4। ये किसका ओमेगा t2 वाले की वैल्यू, ओमेगा t1 वाले की वैल्यू क्या है माइनस π/2। ठीक है, π/2 कैंसिल, यहां पे क्या करो ओमेगा को कॉमन ले लो, ये क्या होगा, ये होगा t2 माइनस t1 हो गया इज इक्वल टू क्या होगा, ये π/4 हो गया, करेक्ट। सो व्हाट्स द वैल्यू फॉर t2 माइनस t1 नाउ, t2 माइनस t1 का वैल्यू क्या होगा, ये ओमेगा का वैल्यू इधर, तो ये π/4 इनटू ओमेगा ना, करेक्ट। तो ये क्या होगा, ये पाई हो गया, ये 4 की वैल्यू 4 है, व्हाट्स द वैल्यू फॉर ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू हो गया 2πf, तो पाई विल गेट कैंसिल। सो अब ये क्या होगा, t2 माइनस t1 का वैल्यू क्या होगा, इट्स 1 अपॉन क्या डिनोमिनेटर में 4 है देन 2 है, फ्रीक्वेंसी लेफ्ट ना, दैट इज 50। तो एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 टू 8 एंड 5 40, मतलब 400 हो गया। ये इसको कैंसिलेशन करो तो मतलब क्या होगा कि ये 1 अपॉन 4 हो गया ना, एक 1 अपॉन 4 इंटू 10 टू पावर -2, ये कैंसिल होगा, वैल्यू कितना होगा 0.25 इंटू 10 टू पावर -2। तो अगर आप उसको और अरेंज करेंगे तो वी कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो, 2.5 इंटू 10 टू पावर -3 सेकेंड्स, करेक्ट। और 10 टू पावर -3 को अगर आप हटाओगे तो उसको आप लिख सकते हो 2.5 मिली सेकेंड्स, समझ आ रहा है। तो ये हो गया टाइम इंटरवल, या दिस इज द टाइम टेकन टू चेंज फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू व्हाट आरएमएस वैल्यू। नाउ वेरी लास्ट क्वेश्चन, एवरेज करंट एंड ईएमएफ। तो पहले एवरेज करंट देख लेते हैं। एवरेज करंट का क्या हो गया, आई एवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है 2I0 अपॉन पाई, और उसका जो डायरेक्ट वैल्यू है 0.637, ये I0 हो गया। वैल्यू अगर आप रखना है तो 0.637 इंटू व्हाट्स द वैल्यू फॉर I0, I0 का वैल्यू को मैक्सिमम करंट मिला 7.8, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 4.968 एम्पियर, ओके। सो एवरेज ईएमएफ के लिए क्या होगा आपका, सो ईएमएफ एवरेज इज इक्वल टू सेम क्राइटेरिया, ये 2 होगा, दिस इज E0 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई का वैल्यू ऐसे जैसे सिंप्लीफाई किया, ये 0.637 इंटू क्या होगा, ये E0 होगा। तो ये 0.637 इंटू व्हाट्स द वैल्यू फॉर E0, E0 का वैल्यू हमारे पास क्या है, E0 का वैल्यू क्या कैलकुलेट, दैट इज 311, ठीक है। 311 के साथ सिंप्लीफाई करोगे तो 198.10, ये क्या आएगा, वोल्ट आएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, दिस इज द वैल्यू फॉर E एवरेज एंड दिस इज द वैल्यू फॉर I एवरेज। सो ये ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाने के बाद आपको ये पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन हो सकता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव डन अप टिल नाउ, उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बट कैसा ना, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस सीबीएसई में भी 1 और 2 मार्क क्वेश्चन के लिए पूछ लेते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या, फाइंड द आरएमएस करंट, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको ना स्क्वायर वेव फॉर्म में दिया हुआ है करंट का वैल्यू। तो ये क्या होगा, आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, तो आपको इतना समझ में आ रहा है I1 करंट की वैल्यू होगी 4 एम्पियर, फिर आपको कितना मिलेगा, मान लो इस सेक्शन को आप ले लिया I2 करंट, ये होगा -4 एम्पियर, और जो थर्ड सेक्शन है उसको आप ले लिया I3, दैट इज अगेन 4 एम्पियर करंट, करेक्ट। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आरएमएस करंट, सो आरएमएस करंट का मतलब ये होगा ना रूट मीन, तो कितने करंट से 3 करंट है, स्क्वायर, तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस क्या होगा ये I3 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है। अब देख लेते हैं I1 की वैल्यू कितनी है, I1 का वैल्यू 4/2, I2 का वैल्यू 4/2 माइनस 4/2 प्लस क्या है 4/2 है, अपॉन क्या होगा, ये 3 हो गया। तो लेट्स सी,
कि टोटल वैल्यू का होगा अंडर रूट ऑफ 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 16 अपॉन 3। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये होगा 48 डिवाइड बाय 3। कैंसिल के बाद कितना होगा, ये 16 हो गया। तो ये हो गया 4 एम्पियर। तो आरएमएस करंट की वैल्यू भी क्या होगी इस केस में, 4 एम्पियर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है E is equal to 140 sin to 68T applied to 50 ohm resistance. Find the peak EMF. ये वैसे तो ऐसा टाइम पास के हिसाब से क्वेश्चन है। RMS EMF, पीक करंट, RMS करंट एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो उसको हम कंपेयर करेंगे ना, कंपेयर इक्वेशन विद, किससे आपने कंपेयर कर रहे हो आप, तो आप कंपेयर करोगे E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करें। तो E नॉट का वैल्यू क्या है यहाँ पे 140 है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, जो पीक ईएमएफ की वैल्यू हो गया वो 140 वोल्ट हो गया। करेक्ट, पीक ईएमएफ की वैल्यू मिल गई। दूसरा क्या, आरएमएस ईएमएफ। आरएमएस ईएमएफ का क्या फॉर्मूला है, सो ई आरएमएस कैन बी ऑब्टेन बाय ई नॉट अपॉन रूट 2। तो ये होगा 140 हो गया, अपॉन रूट 2 का वैल्यू 1.4 होगा, बट ये 140 है तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ये होगा 100 हो गया, ये 100 वोल्ट है ना। कभी कभी ऐसे होते हैं ना, जैसे कभी कभी होता है आपको ना, कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि कोई वैल्यू ना आपको 3142 दिया रहेगा और डिवाइड बाय पाई होगा, तो आप समझ लेना ना कि पाई का वैल्यू 3.142 तक लेके जाना है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आप लॉजिकली समझ जाओगे ना, विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली, है ना। क्योंकि अगर आप 1 4 और ले लोगे तो कैंसिलेशन में थोड़ा इश्यूज होने लगेगी। ये कॉम्पिटिटिव में आएगा तो बहुत ही प्रिसाइज, मतलब ये आपको अप्रॉक्स वैल्यू ही निकालना होगा, बट नॉर्मल एग्जाम में होगा तो इतना चल जाएगा। क्योंकि ना हो सकता है आंसर की मैं इसके हिसाब से दिया हो या थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, तो दैट विल बी कंसीडर्ड, सो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। अब थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में क्या होगा, पीक करंट। सो पीक करंट एंड आरएमएस करंट। तो पीक करंट के लिए क्या हो गया, ये हो गया आई नॉट। आई नॉट का वैल्यू हो जाएगा ई नॉट अपॉन आर। ई नॉट का वैल्यू कितना है 140 है, अपॉन आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 50। तो ये कैंसिलेशन, तो क्या होगा 5 2 10 एंड 5 8 जाओ, है ना। तो 2.8 एम्पियर हो गया ये। ठीक है, अभी फोर्थ वन देख लेते हैं। फोर्थ वन में क्या होगा, फोर्थ वन इफ यू सी क्या निकालना है आपको, आरएमएस करंट निकालना है। तो आपको पीक करंट पता है तो आरएमएस करंट आप निकाल सकते हो ना, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। चलो आई आरएमएस का वैल्यू क्या है, देखो आई आरएमएस करंट को आपने ई आरएमएस अपॉन आर से भी निकाल सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। देखो ये 100 ना, आई आरएमएस इज इक्वल टू ई आरएमएस अपॉन आर। तो ई आरएमएस ये हो गया, आर का वैल्यू 50 होगा, 100 अपॉन 52 होगा। इससे भी देख लेते हैं, एक होगा आई नॉट अपॉन रूट 2। आई नॉट का वैल्यू कितना होगा 2.8 है, रूट 2 का वैल्यू 1.4 है, कैंसिल होगा कितना होगा 2 एम्पियर। आप किसी भी मेथड से करो आंसर आपको सेम आएगा। एंड द लास्ट वन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, यहां देखो आप इस ओमेगा को इसके साथ में कंपेयर करो, कितना 628। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा 628, करेक्ट। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या है 2 बाय एफ है, इज इक्वल टू 628। तो यहां पे f इज इक्वल टू क्या होगा 628 अपॉन क्या होगा ये 2 पाई। 2 को कैंसिलेशन करोगे तो 314 हो जाएगा। तो क्या होगा 314 डिवाइडेड बाय पाई, मतलब पाई का वैल्यू कितना होगा 3.14, कैंसिल होगा कितना होगा 100 हो गया। तो 100 हर्ट्ज विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम। समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर। सो ये बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं जो ना आपको जनरली लॉजिकल सीक्वेंस के ऊपर सॉल्व करना है, मतलब आपको लॉजिकली चीजें पता है तो देन यू कैन सॉल्व इट। लॉजिकली इन द सेंस आपको फॉर्मूले वगैरह पता होना चाहिए, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कौन सी वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करना है। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, लाइक ना ई आरएमएस इज इक्वल टू ई नॉट रूट 2 लिख दिया, या थोड़ा भी ना रूट 2 को डिवाइड या मल्टीप्लाई में थोड़ा सा भी इशू हो गया तो देन यू गो रॉन्ग। क्योंकि क्या होता है जब बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी होती है तो ऐसे मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन्ड अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।